हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं लेकर एक और दमदार, एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग सेशन लेकर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो डेल्टा नॉट या डेल्टा टी था। याद है आपको? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जो आप बोलना चाहो, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। यानी कि ठीक है, हमने ये बोल दिया था पिछले वीडियो में, पिछले दोनों वीडियोस में हमने ये बात करी थी कि भैया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से जब भी लिगेंड अप्रोच करेगा मेटल एटम को, जब भी लिगेंड अप्रोच करेगा मेटल एटम को, तो मेटल एटम का डी ऑर्बिटल दो टुकड़ों में टूट जाएगा, दो टुकड़ों में बट जाएगा। एक लोअर एनर्जी लेवल जाएगा, एक हायर एनर्जी लेवल जाएगा। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि डी ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन अलग अलग होते हैं। आपके पास 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनमें 3 होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, एक्स और वाई और जेड और एक्स के बीच में, और 2 होते हैं अलोंग द एक्सिस, एक एक्स वाई के ऊपर और एक जेड के ऊपर। तो ये आपके ओरिएंटेशन की वजह से हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि यहां पर डी ऑर्बिटल स्प्लिट अप होगा 2 टुकड़ों में। उनमें 3 टुकड़े अलग, 3 ऑर्बिटल अलग जाएंगे, 2 ऑर्बिटल अलग जाएंगे। ऑक्टाहेड्रल में 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी, 2 ऑर्बिटल्स की ज्यादा होगी। टेट्राहेड्रल में 2 ऑर्बिटल्स की कम होगी और 3 ऑर्बिटल्स की ज्यादा होगी। अब वो एनर्जी कितनी ज्यादा और कितनी कम होगी, वो डिफरेंस इन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये आज हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी कि CFSE वैल्यू का कैलकुलेशन। क्लियर हो गई बात? तो डेल्टा नॉट हो चाहे डेल्टा टी हो, उसकी वैल्यू वाइज हमें वो चीज देखनी पड़ेगी। हालांकि वहां मैंने आपको बता दिया वो 10 DQ के बराबर होता है, लेकिन वो DQ क्या है, वो जो पूरा तरीके से आपको वैल्यू दिखता है वो क्या आता है, किसका वैल्यू कम होगा, किसका ज्यादा होगा, कैलकुलेशन पार्ट पे आज इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स के सारे लेक्चर्स आप यूट्यूब चैनल पर तो देख ही रहे हो, साथ में आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर भी सारे लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हो। वहां बिल्कुल भी भटकना नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है। प्लेलिस्ट पूरे कोर्स की वहां पर अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज जो होती है वो पूरी अवेलेबल है। आपके जो सारे सेशंस, चाहे वो आपके PYQ के सेशंस हो, प्रैक्टिस सेशंस हो, वन शॉट रिवीजन हो, वो सब कुछ अवेलेबल है पूरे कोर्स के फॉर्मेट में, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई कूपन कोड नहीं है, कोई पैकेज नहीं खरीदना, 100% आपको फ्री एजुकेशन लेनी है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म से। तो जाओ, बिल्कुल एक्सेस करो एप्लीकेशन के साथ साथ, मतलब आपको वेबसाइट पर, तो वेबसाइट पर भी जाना है, जैसे आप यूट्यूब पर जाते हो वैसे ही आपको वेबसाइट पर भी जाना है। ठीक है, चलें अब बात करते हैं कैलकुलेशंस की। तो कैलकुलेशंस की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल सा फंडा है। ईच इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग T2G ऑर्बिटल रिजल्ट्स इन लोअरिंग ऑफ एनर्जी बाय माइनस ऑफ 0.40 डेल्टा नॉट और -4 ऑफ DQ। ये हमेशा हमें बताया गया है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। This is for octahedral complexes. This is all for octahedral complexes. तो ये जो सारी बातें की गई हैं, ये अपन ने किसके लिए की है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए की गई है। क्या बात की गई है? सबसे पहले, ईच इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग T2G ऑर्बिटल रिजल्ट्स इन लोअरिंग ऑफ एनर्जी बाय -0.40 ऑफ डेल्टा नॉट। मतलब जिसकी एनर्जी लोअर होगी, जो कि ऑक्टाहेड्रल में अक्सर T2G के 3 ऑर्बिटल्स होंगे, तो उनकी एनर्जी कितनी कम होगी? 0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट के कम होगी। 0.4 टाइम्स, माइनस इसलिए लगाया ताकि दिखा सके कम होगी। जैसे मान लो ये हमारे पास D ऑर्बिटल है, जैसे मान लो ये हमारे पास D ऑर्बिटल है, तो ये आपके पास D ऑर्बिटल है, ये आपके पास D ऑर्बिटल है। ठीक है, अभी ये फिलहाल डीजनरेटेड है, मतलब अभी इन सभी ऑर्बिटल्स की सेम एनर्जी है। This is your d orbital which is basically degenerated having same energy. तो ये degenerated है having same energy, और जैसे ही आप इसको आगे ले जाओगे तो ये स्प्लिट अप होगा 2 एनर्जी लेवल्स में। आगे ले जाओगे मतलब जब लिगेंड इस पर अप्रोच करेगा, तो ये स्प्लिट अप होगा 2 पार्ट्स में, 2 ऑर्बिटल ये और 3 ऑर्बिटल ये। जो 2 ऑर्बिटल होंगे वो EG नाम के होंगे, और जो 3 ऑर्बिटल होंगे वो T2G नाम के होंगे। अब यहां से ये जो एनर्जी लेवल कैलकुलेट किया गया है, वो पूरा एनर्जी लेवल जो कैलकुलेट किया गया है, ये किया गया है डेल्टा नॉट। ये जो पूरा एनर्जी लेवल कैलकुलेट किया गया है, ये पूरा एनर्जी लेवल कैलकुलेट अभी फिलहाल किया गया है
डेल्टा नॉट, डेल्टा नॉट। और डेल्टा नॉट का 0.4 टाइम्स कम होगी T2G की एनर्जी। मतलब अगर हम इस एनर्जी लेवल की बात करें, इसकी बात करें, तो ये 0.4 टाइम्स कम होगी ऑफ डेल्टा नॉट। और कम होगी इसलिए सिर्फ उनने माइनस साइन इंडिकेट करा है, माइनस साइन। इन केस इसको आप 10 dq बोलते हो, क्योंकि कई बार ये आप dq के टर्म्स में भी चलते हो, दिस इज द डिनोशन फॉर एनर्जी। तो 10 dq है, तो ये मिड लेवल से 4 dq कम होगा, मतलब ये -4 dq होगा। और जो ऊपर वाली एनर्जी होगी, सिमिलरली ईच इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग ईजी ऑर्बिटल्स, जो इलेक्ट्रॉन ईजी में होंगे, ईजी ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी होगी 0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट से ज्यादा, मतलब 0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट से इंक्रीज्ड एनर्जी होगी। तो बेसिकली यहां जो एनर्जी इसमें मिलेगी वो मिलेगी 0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट, 0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट, 0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट। और क्योंकि एनर्जी बढ़ी हुई मिलेगी तो यहां पर हम कौन सा चार्ज लगाएंगे? पॉजिटिव, बढ़ी हुई मिलेगी। इसको अगर आप dq के टर्म्स में कहो तो ये +6 dq हो जाएगा, +6 dq। ये -4 dq, ये +6 dq। दिस वॉज -4 dq, दिस इज +6 dq। तो ये -4 dq था, ये +6 dq है। 6 टाइम्स dq की एनर्जी ज्यादा होगी। तो dq टोटल 10 dq हो रहा है, लेकिन 10 dq में 6 टाइम्स से ज्यादा है और ये -4 मतलब 4 टाइम्स से कम है। प्लस और माइनस का सिर्फ ये क्राइटेरिया है कि अगर इंक्रीज एनर्जी दिखानी है तो प्लस साइन लगाएंगे, अगर घटी हुई एनर्जी दिखानी है, डिक्रीज एनर्जी दिखानी है तो अपन माइनस साइन लगाएंगे। तो ये 6 टाइम्स बढ़ी हुई है एनर्जी, तो इट विल कॉल्ड एज 6 dq। और डेल्टा नॉट के टर्म्स में ये पूरा अगर डेल्टा नॉट माने हम इसको, ये पूरा डेल्टा नॉट माने तो 0.6 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट ये बढ़ी हुई है। और ये नीचे वाली 0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट घटी हुई है, तो 0.4 डेल्टा नॉट की ये वैल्यू आएगी, 0.4 डेल्टा नॉट, और वो भी किसमें? माइनस में। तो इट विल बी -0.4 डेल्टा नॉट, ये एनर्जी आपको मिलेगी। क्लियर हो गया? तो यही चीज बताइए। thus if x is the number of electrons occupying T2G orbitals and y electrons occupying EG orbitals, अब मान लेते हैं x इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो T2G orbitals में, x इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन, आर प्रेजेंट इन किस ऑर्बिटल में? T2G ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी का। और मान लेते हैं कि y इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन EG ऑर्बिटल। तो EG ऑर्बिटल में अगर ये प्रेजेंट है तो क्या होगा? ध्यान से सुनेंगे x और y के बारे में। तो सिंपल सा केस है, CFSE विल बी इक्वल टू -0.4x प्लस 0.6 ऑफ y ऑफ डेल्टा नॉट। क्योंकि जो x इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी सबकी कितनी होगी? -0.4 टाइम्स, मतलब 0.4 टाइम्स कम होगी माइनस में, तो इट विल बिकम -0.4 टाइम्स ऑफ x प्लस y वाले इलेक्ट्रॉन्स कौन से? y इलेक्ट्रॉन्स वो हैं जो EG में प्रेजेंट है, जिनकी एनर्जी 0.6 टाइम्स डेल्टा नॉट के ज्यादा है, तो इट विल बिकम 0.6 टाइम्स ऑफ y होल इनटू डेल्टा नॉट। ये पूरा डेल्टा नॉट है, तो दिस विल बी इक्वल टू CFSE। ये ओवरऑल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हो जाएगी जो टोटल इलेक्ट्रॉन से आपके निकलेगी। अब ये हमें बस देखना होगा कि हर कॉन्फ़िगरेशन में, हर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स T2G में एंटर करेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स EG में एंटर करेंगे, मतलब x और y की क्या वैल्यूज होंगी, क्योंकि ये अलग अलग होंगी। और इसलिए हमने पिछले वीडियो में एक टेबल भी बनाया था प्रॉपर हर कॉम्प्लेक्सेस में देखने के लिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स T2G में जाएंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स EG में जाएंगे। उस हिसाब से हमें x और y पता चलेगा, और x और y पता चलेगा तो हम पूरी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकाल पाएंगे। हर कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अलग होगी, ये बात बिल्कुल याद रखेंगे। फॉर D1 कॉन्फ़िगरेशन, सपोज करो D1 कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल में पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा भाई? T2G में जाएगा, क्योंकि T2G की एनर्जी कम होगी। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में भरेगा जिसकी एनर्जी कम होगी, तो T2G में पहले भरेगा, EG में उसके बाद भरेगा। क्लियर हो गई बात? अगर यही टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता तो EG की एनर्जी कम होती, तो फिर पहला इलेक्ट्रॉन EG में भरता और फिर बाद में इलेक्ट्रॉन T2G में भरते। लेकिन अभी ये ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल दिया हुआ है, तो अगर D1 कॉन्फ़िगरेशन है, बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो भैया पहला इलेक्ट्रॉन कहां लपकेगा? पहला इलेक्ट्रॉन T2G में लपकेगा। x की वैल्यू हो गई 1, x की वैल्यू आप रख दो 1, तो यहां पर CFSE विल बिकम 0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा ना,
क्योंकि D1 मतलब पहला इलेक्ट्रॉन तो Y में जा नहीं सकता, पहला इलेक्ट्रॉन EG में तो जा नहीं सकता, हायर एनर्जी में तो जा नहीं सकता, तो वो लोअर एनर्जी में ही जाएगा, 0.4 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा। तो वो लोअर एनर्जी में जाएगा तो 0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट, और वी कैन से -4dq। ये पूरा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगा, मतलब पूरा जो डिफरेंस है वो -4dq का या -0.4 डेल्टा नॉट के टर्म्स में होगा। फॉर D8 कॉन्फ़िगरेशन, अब इनने एकदम एक्सट्रीम वाली बात कर ली, D8 कॉन्फ़िगरेशन। D8 में कहां होगा? सिंपल सी बात है, अगर हम D8 की बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल में, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 3 और 3 नीचे तो 6 आ गए, ऊपर 7 और 1 8, मतलब EG में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो EG में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और T2G तो पूरा भरा गया, क्योंकि अगर आपको 8 इलेक्ट्रॉन भरने, मान लो यहां पर D8 है तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं भी, D8 कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो कैसे होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ गए। पहले क्या करा? 1 2 3, ठीक है। फिर डिपेंड करता है पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है कि कम है। अभी फिलहाल अगर हम लेते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड कोई आया है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया तो ये डेल्टा नॉट मान लेते हैं ज्यादा है, तो फिर पहले पेयरिंग होगी, पेयरिंग यही कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। सो यू विल गेट दिस एज T2G6, 6 इलेक्ट्रॉन, एंड देन वी हैव EG में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके हो गए EG में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब EG में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में, तो आपके पास होगा EG में 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां से x की वैल्यू क्या हो गई भाई? 6, और y की वैल्यू क्या हो गई? 2। रख देंगे फॉर्मूले में। x की वैल्यू 6 कैसे हो गई पता है ना? 6 इलेक्ट्रॉन T2G में आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन Y में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन EG में आ गए, तो 6 और 2 कितने हो गए? टोटल 8। तो यहां पर आपके पास 6 टाइम्स ऑफ 0.4, क्योंकि इसमें आप क्या करोगे? 6 टाइम्स ऑफ 0.4, वो भी माइनस में, प्लस 0.6 टाइम्स ऑफ y में 2 है, ऑफ डेल्टा नॉट। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, तो ये हो जाएगा -2.4 प्लस 1.2, 0.6 into 2 is 1.2, so this becomes -2.4 plus 1.2 is -1.2 of delta naught. ये आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आएगी -1.2 of delta naught. So you will get this as -1.2 of delta naught. क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला आपको पूरा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दे रहा है। तो ये वैल्यू हो गई किसकी? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या स्टेबलाइजेशन एनर्जी की। कई बुक्स में स्प्लिटिंग एनर्जी लिखा है, इसलिए मैं स्प्लिटिंग बोल रहा हूं। अगर आपको लगता है स्टेबलाइजेशन ही है तो स्टेबलाइजेशन भी बोलो, दोनों बातें एक ही है वैसे। तो CFSE is crystal field stabilization energy which is -1.2 delta naught for D8 configuration। और D8 में भी वो वाला कॉन्फ़िगरेशन जब आपका लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, वो वाला हमने केस लिया है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो इतना जो आएगा CFSE की स्प्लिटिंग एनर्जी आएगी 1.2 टाइम्स ऑफ डेल्टा नॉट, टोटल CFSE की वैल्यू आएगी। Now, the number of unpaired electrons in octahedral and tetrahedral complexes having different configuration can be summarized in table। अब different electrons जो होंगे कितने octahedral और tetrahedral में क्या configuration होगा, वो आपको आगे टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है। But this is what we are having as configuration। CFSE is equal to -1.2 times of delta naught। क्लियर हो गया? टेबल अभी देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप पूरे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे भाई, इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर पूरा टेबल एक बार अपन देख लेंगे। पहले अपन स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, इसको देखेंगे, फिर आगे इसको भी देखेंगे, देखते हुए चलेंगे। ओके, सो यहां पर अपन ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। लेट्स मूव अहेड नाउ। अब वो टेबल देख लेते हैं जो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस पे अलग अलग ऑर्बिटल्स को फिल करने का तरीका बताता है। हालांकि ये टेबल का एक ऑक्टाहेड्रल एग्जाम्पल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियो में देखा था। इस बार हम ऑक्टाहेड्रल की भी बात करेंगे और टेट्राहेड्रल की भी बात करेंगे। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में भी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। So let's talk about the number of unpaired electrons in octahedral and tetrahedral complexes. So this is all about number of unpaired electrons present in octahedral and tetrahedral complexes. मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 है, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ऑक्टाहेड्रल में T2G में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। और याद रखना ऑक्टाहेड्रल में लोअर एनर्जी लेवल है T2G, मैं लिख भी देता हूं, लोअर एनर्जी लेवल मतलब नीचे जो जाएगा वो T2G रहेगा, और जो हायर एनर्जी लेवल होगा वो EG होगा, तो दिस विल बिकम EG। यहां पर अगर हम देखेंगे इसमें
टेट्राहेड्रल में वो चीज पलट जाती है, जो अलोंग द एक्सिस वाले होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है और जो इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो अलोंग द एक्सिस दो ऑर्बिटल है ईजी का सेट, उसकी एनर्जी कम होगी, तो दिस विल बी द लोअर एनर्जी, ये लोअर हो गई, और T2G विल बी कंसिडर्ड एज हायर एनर्जी, तो ये एनर्जी जो हो गई ये हायर एनर्जी हो गई, दिस विल बी द हायर एनर्जी। ठीक है, नाउ D1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो पहले वो लोअर एनर्जी में जाएगा, तो T2G में एक होगा, EG में एक भी नहीं होगा, और यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन T2G वाला होगा, सो दैट विल बी वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये वन अनपेयर्ड, पहले मैं पूरा ऑक्टेहेड्रल आपको समझा देता हूं, ये वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर D2 होता तो दोनों इलेक्ट्रॉन T2G में जाते हैं, और EG में अभी एक भी नहीं जाता, दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहते, तो दो अनपेयर्ड रह गए। इवन थर्ड इलेक्ट्रॉन भी T2G में जाता, क्योंकि T2G में तीन ऑर्बिटल्स है, DXY, DYZ, DZX, तो उसमें तीन इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अभी भी EG में आपका एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, तो EG में एक भी नहीं, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी 3, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी 3। अब आगे अगर हम इसी को टेट्राहेड्रल में देखें, जिसमें EG की एनर्जी कम होगी, दो ऑर्बिटल्स जो हैं कौन से अलोंग द एक्सिस वाले वो नीचे होंगे, और इन बिटवीन द एक्सिस जो T2G है वो ज्यादा होगा, तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो बाद में उसको भरेंगे, पहले EG को भरेंगे। अब तुम देखो, पहला D1 है, पहला इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में, E1 में चला गया, वो पहला इलेक्ट्रॉन D1 में है तो वो E1 में चला गया, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 1, T2G अभी खाली रहेगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन आप देखोगे किसमें गया है, EG में ही गया है, तो EG में दो, T2G में एक भी नहीं, दो इलेक्ट्रॉन्स। अब भाई साहब आप दो ऑर्बिटल्स को फुली फिल्ड कर चुके हो, अब आप दो ऑर्बिटल्स को आप हाफ फिल्ड कर चुके हो। अब आपको क्या करना है, अब आपको हायर एनर्जी पे जाना है, अगर कॉम्प्लेक्स वीक लिगेंड है, तो टेट्राहेड्रल में वीक है तो वो ऊपर चला जाएगा, मतलब आप T2G को भरना चालू करेगा। तो अब देखो D3 देखो, EG में तो दो ही आएंगे, T2G में देखो एक आ गया, वो भी अनपेयर्ड रहेगा, क्योंकि T2G में आप नया ऑर्बिटल में पहला इलेक्ट्रॉन भरे हो, तो वो अनपेयर्ड रहेगा, तो टोटल दो और एक कितने हो गए, तीन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। ये कंसेप्ट समझ में आया अभी फिलहाल? ये D3 तक का कॉन्फ़िगरेशन था, अभी आगे और चर्चा करेंगे, D10 तक जाना है हमें, ये D3 तक का कॉन्फ़िगरेशन था। D4 में आपके पास देखेंगे तो दो प्रोबेबिलिटीज होंगी। अब D4 में वो ये कह रहे हैं कि या तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा या पेयरिंग होगी ऑक्टाहेड्रल में। तो अगर ऊपर गया, ऊपर कब जाएगा, जब वीक लिगेंड होगा, ऊपर कब जाएगा, जब वीक लिगेंड होगा। पेयरिंग कब होगी, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। तो वीक लिगेंड अगर है तो T2G में रह जाएंगे तीन इलेक्ट्रॉन, चौथा ऊपर चला जाएगा तो EG में हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, ऊपर चला गया तो EG में हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, तो दिस बिकम्स EG1। T2G 3, EG1, चारों इलेक्ट्रॉन्स नए नए ऑर्बिटल्स में गए हैं, बिल्कुल चारों अनपेयर्ड रहेंगे, तो 4 अनपेयर्ड। लेकिन मान लेते हैं कि मान लो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया। अब अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया तो ऊपर वाले की एनर्जी, ऊपर वाला ऑर्बिटल हाईएस्ट एनर्जी पे पहुंच गया, तो पहले वो बोलेंगे भाई साहब इतना बड़ा बैरियर हम क्रॉस नहीं कर सकते, हम नीचे के ऑर्बिटल से ही पेयरिंग कर लेंगे। नीचे कौन सा है, T2G, तो T2G में तुमने 3 भरे, अब चौथा भी तुम T2G में भरोगे, तो देखोगे D4 में इस कॉन्फ़िगरेशन में T2G 4 पे आ गया, T2G 4। ये कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। ये मैं लिख देता हूं SL इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये जो केस है दिस इज ऑफ SL स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये जो केस था ये WL था, वीक लिगेंड था, तो वीक लिगेंड ने ऊपर पहुंचा दिया चौथा इलेक्ट्रॉन, EG हायर एनर्जी में चला गया। लेकिन अब अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो पेयरिंग हो जाएगी भाई, और पेयरिंग हो गई तो T2G में 3 इलेक्ट्रॉन पहले थे, चौथे ने पेयरिंग कर दी, मतलब 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे। तो देख लो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सब पट पड़ी क्या बात, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। तो यहां पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या मिल रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी अनपेयर्ड। इन द सेम केस आप EG में अगर देखोगे तो EG में 2 हैं, लेकिन 2 यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन 2 हैं, लेकिन T2G अभी खाली है, तो T2G में भी 2 चले गए, मतलब 1 भरा था पहले, अब 2 भर दिए। ये आपने केस हमेशा किसका लिया, वीक लिगेंड का, तो यहां पर आपके कोई केस नहीं बनेगा, यहां E2 और T2G 4। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड ले लेते तो फिर EG में ही चारों इलेक्ट्रॉन चले जाते, T2G में एक भी नहीं जाता। EG में ही 4 इलेक्ट्रॉन कैसे, EG में 2 ऑर्बिटल, पहले एक एक भरा, फिर पेयरिंग भी कर दी, और जब पेयरिंग कर दी तो एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं, तो एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं, यानी कि 0।
जबकि ऊपर वाले में Eg में 2, T2G में 2, 4 इलेक्ट्रॉन, चारों नए ऑर्बिटल में, चारों अनपेयर्ड होंगे। लेकिन यहां पर आपने पेयरिंग कर दी तो एक भी अनपेयर्ड नहीं बचेगा। यह कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया? D4 कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी में लास्ट में हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है D5, 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर D में होंगे तो ऑक्टाहेड्रल में तीनों को हम एक एक देंगे और Eg को ऊपर एक एक देंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आएंगे, बट केस होगा वीक लिगेंड का। तो देख लो 3 T2G में 2 Eg में 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, ये देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड। लेकिन अगर केस हो गया स्ट्रॉन्ग लिगेंड का तो पेयरिंग होगी पहले T2G में, तो 5 इलेक्ट्रॉन आपको T2G में ही भरने पड़ेंगे, क्योंकि 3 ऑर्बिटल है, 3 भर चुके थे, फिर चौथे में एक पेयरिंग करी, पांचवें में एक और की पेयरिंग कर दोगे, 2 पेयर्ड अप हो गए, एक अनपेयर्ड रह गया, एक अनपेयर्ड रह गया तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज ओनली 1, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज ओनली 1, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया। समझ में आया? यही केस अगर टेट्राहेड्रल में होता, लास्ट हमारे पास कौन है? टेट्राहेड्रल में मान लेते हैं हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? D5 कॉन्फ़िगरेशन है। अगर D5 है और मान लेते हैं कि वीक लिगेंड है पहले, तो वीक लिगेंड अगर D5 में है तो नीचे 2 ऊपर 3, नीचे 2 Eg में, T2G ऊपर जो हायर एनर्जी उसमें 3, तो नीचे 2 ऊपर 3, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रह गए? 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रह गए। आगे अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो पहले नीचे के Eg को हम पेयर करते। Eg में कितने ऑर्बिटल हैं? 2 और 2 आप भर चुके थे, 2 की पेयरिंग भी कर चुके थे, 4 और अब पेयरिंग होने के बाद एक बचा, D5 है ना, क्योंकि तो 2 और 2 4 हो गए, एक बचा D5, आपने T2G में पहुंचा दिया, और वही T2G का ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अनपेयर्ड होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा। तो ये देख लो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, Eg में 4, Eg में 4 और T2G में 1 इलेक्ट्रॉन, तो नीचे के Eg को आपने 4 कर दिया, पहले 2 भरे, फिर 2 की पेयरिंग करी और फिर T2G में 1 कर दिया। ये टेबल समझ में आया D5 तक का? अभी D5 से D10 तक जाना है, लेकिन दिक्कत सिर्फ D8 तक है, D9 और D10 में दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है? D5 तक हमने देख लिया है, पहले स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चर्चा करेंगे। तो देख लिया भैया कॉन्फ़िगरेशन, ये था D5 तक, लेकिन अभी D5 से आगे बढ़ना है, D6 में भी देखना है। अब तुम D6 में देखो, अब तुमने D5 में क्या करा था? जब वीक लिगेंड था, वीक लिगेंड में आपने क्या किया था? नीचे T2G में, ऑक्टेहेड्रल की बात कर रहा हूं, नीचे T2G में 3, ऊपर Eg में 2। अब तुमने पांचों ऑर्बिटल को कायदे में एक एक इलेक्ट्रॉन से भर दिया है। अब तुम्हें मजबूरी है कि अब तुम्हें पेयरिंग ही करनी पड़ेगी, तो व्हाई नॉट स्टार्ट द पेयरिंग फ्रॉम द लोएस्ट एनर्जी पॉसिबल। तो अब तुम वापस T2G में आओगे, 3 पहले T2G में, Eg में 2, 5 हो गए। अब तुम छठा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि D6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन है D में, तो वो वीक लिगेंड में भी आप नीचे से स्टार्ट करोगे, तो अब आप नीचे से स्टार्ट करोगे तो T2G में 1 इलेक्ट्रॉन भर दोगे, पेयरिंग कर दोगे, तो अब हो जाएंगे T2G में 4, Eg में अभी भी 2 रहेंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? T2G में 1 पेयर्ड हुआ है, 2 अभी भी वहां अनपेयर्ड रह गए, तो T2G के 2 और Eg में तो 2 अनपेयर्ड हैं, तो टोटल मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन देख लो अनपेयर्ड हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए। इन द सेम वे अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि D में 6 इलेक्ट्रॉन आने, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन आप T2G में भर दोगे। T2G में 3 इलेक्ट्रॉन पहले ही भर चुके हो, 2 इलेक्ट्रॉन उसके बाद भरकर पेयर कर चुके हो, और जो छठा इलेक्ट्रॉन था जो पहले D5 में अनपेयर्ड था वो अब इस केस में पेयर्ड होगा, मतलब इस केस में एक भी T2G का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं रहेगा। Eg में तो अभी है ही नहीं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस है, तो यहां पर T2G के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सब पेयर्ड अप होंगे, और सब पेयर्ड अप होंगे तो यहां पर आपके पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर 0 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। T2G में विल हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स, Eg विल हैव 0 इलेक्ट्रॉन्स। T2G विल हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड Eg विल हैव 0 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपको मिलेगा T2G में 6 और Eg में 0। क्लियर हो गया? यही केस अगर आपका टेट्राहेड्रल में होता, तो देखो D6 6 इलेक्ट्रॉन है और वो भी वीक लिगेंड का केस है, तो Eg में पहले आपने 2 भरे, Eg में 2 भरे, T2G में 3 भरे, अब आपको Eg में ही स्टार्ट करना पड़ेगा, तो 3 और 2, तो Eg में आपके पास 3 हो गए, T2G में 3 हो गए। Eg में ही स्टार्ट करना पड़ेगा, तो Eg में अब आपके 3 हो गए और T2G में आपके 3 हो गए, क्योंकि अब आप पेयरिंग पे आ गए हो, ठीक है? Eg में आपने पहले 2 भर दिए, 1 1, फिर T2G में 3 भर दिए, 1 1 1 3 5 हो गए, छठा इलेक्ट्रॉन वापस Eg में आओगे, पेयरिंग शुरू, तो अब Eg का 1 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो गया, Eg में 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी अनपेयर्ड रह गया, और T2G के तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास अनपेयर्ड रहेंगे, देख लो 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। ये कब है? जब स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड का केस है, जब ये वीक लिगेंड का केस है। लेकिन अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो गया
कौन सा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में T2G पे 6 और EG पे 0, T2G पे 6 और EG पे 0। तो यहां पर तो चलो T2G का केस हो गया, लेकिन टेट्राहेड्रल में EG के 4 और T2G के 2। EG के 4 क्योंकि आपने EG को पहले पूरे भर दिए, 2 और 2 की पेयरिंग कर दी, खत्म। T2G में 2 भर दिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड T2G के 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर अनपेयर्ड रहेंगे। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या रहेंगे? अनपेयर्ड रहेंगे। देन वी हैव D7 कॉन्फ़िगरेशन। D7 की अगर हम बात करें तो D7 अगेन वीक लिगेंड का केस है, पहले वीक लिगेंड ऑक्टाहेड्रल। तो T2G में आपने भर दिए हैं 3, ऊपर भर दिए 2, पेयरिंग अब आप शुरू कर चुके हो, T2G में एक भर चुके हो, अब T2G में एक और भर दोगे, तो T2G में हो जाएंगे टोटल 5 और EG में 2। 5 में से 2 पेयर्ड रहेंगे, एक अनपेयर्ड रहेगा T2G में, और EG के तो दोनों अनपेयर्ड रहेंगे, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। तो यहां पर आप देखोगे टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, T2G में 5, EG में 2। T2G में 3 ऑर्बिटल, EG में 2, तो 2 ऑर्बिटल, तो 3 को आपने पेयरिंग भी करना चालू कर दिया, एक अनपेयर्ड रह गया, और EG में आपने 2 भर दिए। लेकिन अगर ये किसका केस होता? स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस होता। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस होता तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होता? T2G में पूरे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन चले जाते, T2G में पूरे 6 के नीचे ही पूरे इलेक्ट्रॉन एक एक भरते T2G में, फिर वहीं उसकी पेयरिंग भी कर दे, एक एक भरते फिर वहीं उसकी पेयरिंग भी करते, तो यहां पर आपके 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते। जबकि EG में आपके पास क्या होता? EG में सिर्फ आपका 1 इलेक्ट्रॉन जाता, क्योंकि D7 का कॉन्फ़िगरेशन आप कर रहे हो, तो आपने EG में 1 इलेक्ट्रॉन भरते, क्योंकि T2G की पेयरिंग के बाद आपको EG में आना ही पड़ता। यहां पर EG में आते D7 है ना, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन T2G में आ गए और 1 इलेक्ट्रॉन 7वां इलेक्ट्रॉन EG में आ गया, और वही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा। तो देख लो वही इलेक्ट्रॉन एक अनपेयर्ड है, वही एक इलेक्ट्रॉन यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर टेट्राहेड्रल होता तो D7 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता? देखो वीक लिगेंड होता तो वहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता, तो EG में 2, T2G में 3, 5 और 2 और EG को एक एक कर दो, पेयरिंग कर दो, तो EG कंप्लीटली पेयर्ड अप हो गया टेट्राहेड्रल में। T2G में 3, तीनों अनपेयर्ड रह गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, तो यहां पर देख लो आप 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। लेकिन अगर केस किसका होता? स्ट्रॉन्ग लिगेंड का। केस किसका होता? अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड का, लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता तो नीचे ही इलेक्ट्रॉन सारे भर जाते, EG में 2 और 2 4, और फिर T2G में 3, फिर मतलब नीचे के पेयरिंग करने के बाद 3, तो EG का तो खत्म कर दिया आपने, पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कर दिए। T2G में जो ऊपर 3 ऑर्बिटल है, क्योंकि इसमें T2G ऊपर है टेट्राहेड्रल में, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन, 5, 6 और 7, और तीनों अनपेयर्ड, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 3, तो तीनों अनपेयर्ड। EG में 4 और T2G में 3, EG में 4 और T2G में 3। ये कब का कॉन्फ़िगरेशन है? जब D7 कॉन्फ़िगरेशन है टेट्राहेड्रल में, और वो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में। एंड देन वी हैव D8, D9, D10, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सबके नीचे के इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं। ऑक्टाहेड्रल में T2G पूरा कंप्लीटली फिल्ड है पेयरिंग के साथ, बस EG में इलेक्ट्रॉन भरना है, और सेम आपका यहां पर भी कंप्लीटली फिल्ड है, टेट्राहेड्रल में EG पूरा है, सिर्फ T2G में इलेक्ट्रॉन भरना है। तो D8 का कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे, T2G पूरा फिल है, EG में आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरने, दोनों अनपेयर्ड होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2। D9 में T2G पूरा भर गया है, EG में पेयरिंग शुरू कर दोगे तो EG में एक अनपेयर्ड रह जाएगा, सिर्फ एक अनपेयर्ड, क्योंकि एक पेयर्ड हो गया 3 इलेक्ट्रॉन। और D10 में तो सारे फुल्ली फिल्ड हो जाएंगे, T2G में 6, EG में 4, T2G के 3 और 3 पेयर, EG के 2 और 2 और पेयर्ड, सब पेयर्ड हो गए, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। ये D10 का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कोई सा भी हो, D8, D8, 9, D10 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, वीक लिगेंड हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 8, 9, 10 का कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए बिल्कुल सेम होगा, ये बिल्कुल सेम होगा, यही से आएगा, स्ट्रॉन्ग के लिए भी वीक के लिए भी यही कॉन्फ़िगरेशन आएगा, D8, D9 और D10 का। जबकि EG का केस देखोगे, अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का केस देखोगे, तो D8 में क्या होगा? यहां पर आपके EG पूरा फिल, 2 और 2 4, और आपके पास 4 और बचे, तो T2G में 3 आप भरोगे, और 3 के बाद मतलब 4 और 3 7, और एक को पेयर कर दोगे, एक को पेयर कर दोगे। EG में आपके पास कितने हैं? 2 ऑर्बिटल, T2G में 3, 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो EG तो पूरा भर दो, 2 और 2 4, और T2G में कितने भरोगे आप? 3 और प्लस 2, 3 प्लस 1, 3 और 1 कितने हो गए? 4, और 2 और 2 4, 8, तो टोटल आपके T2G में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 में से 2 अनपेयर्ड, 1 पेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2। D9 में वो T2G का 1 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाएगा,
तो Eg में 4, T2G में 5, T2G में 5 मतलब 3 और 2, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दो तो आपने पेयरिंग कर दी है ना। एंड देन वी हैव D10, D10 में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा क्योंकि ये कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल की स्टेट है। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि D10 जो है वो कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल की स्टेट है और इस स्टेट पर आपका कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का हो, किसी भी लिगेंड के साथ हो, स्ट्रॉन्ग के साथ हो, वीक के साथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पेयर्ड अप होंगे। तो पेयर्ड अप होंगे तो Eg 4 हो जाएगा और T2G में 6 हो जाएंगे। Eg में 4 इलेक्ट्रॉन और T2G में 6, मतलब नीचे आपने 2 भरे, ऊपर 3 भरे, नीचे की पेयरिंग पहले कर दी, 2 और 2 4 हो गए, ऊपर भी 3 और 3 6 हो गए, सब पेयर्ड अप हो गए, नो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड। तो यहां पर 0 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज 0। अच्छा, और ये भी सोचो कि हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर इतना फोकस क्यों हो रहा है? हम क्या चाहते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से? हम चाहते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालना। क्या होती है मैग्नेटिक कैरेक्टर्स, कैसी होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज? वो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर, कि फलाने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, फलाने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या उस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिफाइन करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेगा। तो इसलिए हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कॉलम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। रीजन बीइंग हम देखना चाहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होगी। हालांकि मैं बता दूं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम आने वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। म्यू की वैल्यू, मैग्नेटिक मूवमेंट, पैरामैग्नेटिक की, डायमैग्नेटिक, ये सारी चर्चा हम अपने आने वाले वीडियो में करने वाले हैं। फिलहाल तो ये कॉन्फ़िगरेशन है और ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस यहां पर सारे दिखाई देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी, क्योंकि यहां पर ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के हिसाब से पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये पूरी चीज हम लोगों ने यहां पर देख लिया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी, सारी चीजें आपको कंसेप्चुअली समझ में आई होंगी, कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं एनर्जी का, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का, और किस तरीके से किसको कितने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, ठीक है। अगेन ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या, दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ये बात बिल्कुल याद रखना। ये जो वैल्यूज है, दीज आर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, लोअर एनर्जी इज एक्स एंड Eg इज वाई फॉर ऑक्टाहेड्रल। Eg यहां पर हो गया x, यहां पर हो गया y, मतलब यहां पर जो x है वो y हो गया, जहां y है वो x हो गया, क्योंकि यहां ऑर्बिटल्स पलट जाते हैं, इसलिए आपका x और y भी पलट जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया ये सारी चीजों को लेकर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके लिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अलग अलग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या होती है वो प्रॉपर्टीज, उस पर हम चर्चा करेंगे। बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर तो आप सारे लेक्चर्स लगातार देख ही रहे हो, लेकिन मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर भी अब आप बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरा एक जो कोर्स होता है उस तरीके से आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। काम बड़ा आसान है, आपको सीधा वेबसाइट पर जाना है, वेबसाइट पर आपको ये सारी चीजें मिलती हैं कोर्सेज। अगर आप सीबीएसई के लिए नर्सरी टू केजी, नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक आप कोई सी भी क्लास देखो, कोई सी भी क्लास का कोई सा भी सब्जेक्ट अगर आपको चाहिए तो आपको वहां पर मिल जाएगा। अगर आप यूपी बिहार बोर्ड स्पेसिफिक हो, स्टेट बोर्ड्स के स्पेसिफिक पढ़ाई करना चाहते हो, वहां पर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, आईआईटी, जेईई, नीट जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी एक्सक्लूसिव सिलेबस, एक्सक्लूसिव लेक्चर्स अवेलेबल है वेबसाइट पर। साथ ही अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स, स्पोकन इंग्लिश, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, स्पोकन इंग्लिश तो हर गवर्नमेंट एग्जाम्स में जरूरी होती है, मतलब उसका पेपर आता है। तो अगर आप इन एग्जाम्स की भी अगर तैयारी करना चाहते हो, अगर आप ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की कोई से भी सिलेबस, कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप देखते हो, उसकी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है और मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर ये स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड कोर्स में अवेलेबल है। वो सारे लेक्चर्स आप मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से, डेस्कटॉप से, किसी से भी एक्सेस कर सकते हो। और हाँ, कोई कूपन कोड नहीं है, कोई आपको फीस पे नहीं करनी, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, क्योंकि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे लेक्चर्स मिलते हैं। अभी तो नया फीचर भी है जो मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से अवेलेबल है, जहां पर आप ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हार्ड कॉपी जो बुक्स की हैं, जो फिजिकल कॉपीज है बुक्स की, वो अपने घर पर ऑर्डर भी कर सकते हो। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगा, वेबसाइट पर जाकर आपको एक्सप्लोर करना है और वहीं से बुक्स को ऑर्डर भी करना है। ये वही बुक्स है जो आप पूछते हो ना कि सर हम 11th केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक फॉलो करें, सर आईआईटी के लिए मैं केमिस्ट्री के लिए कौन सी किताब निकालूं। तो अब आपको वो हेडेक नहीं लेना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से वो सारी बुक्स अब आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, बस आपको उनको ऑर्डर करना है। तो
जितना हो सके, इतनी सारी चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से मिल रही हैं, तो जितना हो सके आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं, लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, लोगों तक बताएं ये चीजें कि इतनी सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर मिलती है। जितने तुम्हारे दोस्त हो, जितने रिश्तेदार हो, जितने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, जितने टेलीग्राम चैनल बनाए, सब पर जाकर ये सारी चीजें शेयर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।